हेलो गाइस, सवाल को डिस्कस करने के पहले हम ये आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक हमने दे रखा है। उसमें एक लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, दूसरा है ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट का और तीसरा है रेशियो के प्लेलिस्ट का। तो जो भी आपको यूज़फुल लगे आप उसे चेक कर लें। आइए इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि इस सवाल को एक बार खुद से पूरा पढ़िए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखिए। कहा गया है कि एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं और उनका रेशियो क्या है 5, 7, 8। अगर 5, 7, 8 किसी त्रिभुज का 3 भुजा होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना भी ट्रिपलेट छोटे छोटे संख्याओं में हम जानते हैं उसमें 5, 7, 8 तो नहीं है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है, यानी जनरल फॉर्म का ट्रायंगल है ना। तो सबसे पहली बात, इन रेडियस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने अगर इन सेंटर हमारा ठीक से वीडियो देखा है और उसका बखूबी रिवीजन भी किया है तो आपको ये पता होगा कि अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। सेमी पेरीमीटर यानी एस हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इससे तीनों को जोड़ के 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो एस हमारा निकल जाएगा। और एरिया जो होता है यानी रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो। मतलब सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, तो इन रेडियस हमारा आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। आपको याद नहीं है तो आप जाकर के वीडियो को ठीक से देखिए। ठीक है, हो सकता है कि हमने ये बताया होगा कि क्या कहते हैं, तीनों साइड का जो सम ऑफ साइड है ना, यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू इन रेडियस यानी r इंटू 1/2 बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये तो आपका सेमी पेरीमीटर ही हो गया ना। अगर आप 2 को यहाँ से हटा के यहाँ रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेमी पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए। यहाँ से आ जाएगा 10, तो सेमी पेरीमीटर में आप किसी से मल्टीप्लाई करते हैं r से, तो आपको आ जाता है क्षेत्रफल। दैट मीन्स 10r इक्वल टू आपका क्या होगा, रूट अंडर s आपका कितना है 10। अगर आप s निकालिएगा तो 10 आएगा आपका, तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 गुना पहला साइड आपका क्या है बोलिए 5, तो 10 में 5 गया 5 गुना 10 में 7 गया 3 गुना 10 में 8 गया 2, 5 दूना 10, यानी 2 बार 10 से 1 बार 10 बाहर निकल जाएगा, √3 अंदर में रह जाएगा। तो 10r बराबर क्या हुआ 10√3, तो r आपका कितना हो गया √3। दैट मीन्स आपका जो इन रेडियस है उसका लंबाई आ गया कितना √3। ठीक है, अब सर्कम रेडियस फाइंड आउट करने की बारी है। इसको मिटा रहे हैं। इन रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया। ध्यान रखिएगा एरिया हमारा कितना है 10√3। एरिया हमारा आया है 10√3 और इन रेडियस हमारा कितना आया है, यानी स्मॉल r इसे हम कह लेते हैं, ये आपका आया है √3। अब सर्कम रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। देखिए किसी भी ट्रायंगल में हमने आपको बताया था कि अगर साइड्स आपको दिया हुआ रहे ना, तो देखिएगा जैसे ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है। हमने बताया था आपको कि 5 गुना 7 को अगर हम डिवाइड कर दें किस चीज़ से, परपेंडिकुलर, जो कि 5 और 7 के बीच वाले वर्टेक्स से चलकर सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर गिरा है, अगर इसको हम h कहते हैं, तो 5 गुना 7 बटा 2h इक्वल टू होता है सर्कम रेडियस, यानी बड़ा वाला r। ये हमने आपको बताया था। अगर आप भूल गए हैं तो आपको सर्कम सेंटर का रिवीजन करना होगा। उसके लास्ट में हमने ये बताया था जब साइन रूल हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो ये h हमारा कैसे आएगा, h हम निकाल सकते हैं। h अभी मालूम नहीं लेकिन हम निकाल सकते हैं। पूरे ट्रायंगल का एरिया हमें पता है ना बंधु, पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या है 10√3, अभी हमने निकाला था। और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है पूरे ट्रायंगल का एरिया, यानी 1/2 इंटू 8 इंटू h आपका इतना होगा। तो ये आपका हो गया 4, ये कट गया 5, तो h आपका यहाँ से कितना आ गया 5√3/2। बस इसी h को आप यहाँ रख दीजिए तो आपका सर्कम रेडियस भी आ जाएगा। ठीक है,
यानी R बराबर आपका हो जाएगा 5 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 5√3/2। 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। दैट मीन्स आपका कैपिटल R आ गया 7/√3, स्मॉल r√3। यहाँ से दोनों का रेशियो आप आराम से निकाल लीजिएगा। पहले क्या रखना है, परित्रिज्या, उसके बाद अंतःत्रिज्या, यानी 7/√3 अनुपात √3, ये आपका क्या हो गया 7 और 3 का रेशियो। √3 से आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7:3। चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। देखिए ऐसे ही शॉर्ट में सवाल लिखा हुआ है कि कोण B हमारा 90 डिग्री है, यानी ये एक समकोणीय त्रिभुज है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर कहा गया है कि इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो हाइपोटेनस AC है उसका मध्य बिंदु M है ना, इसलिए M बराबर क्या हो गया MC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN आपसे पूछा गया है, ठीक है। पहले खुद से प्रयास कीजिए, अगर आपने हमारे थ्योरीज का अच्छा प्रैक्टिस किया है तो सवाल आपसे बन सकता है, बनना चाहिए, और नहीं बने तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, लेकिन प्रयास करना है। देखिए कहा गया है सवाल में क्या, ये है 3, ये है 3, ये है 2, और आपको एरिया इसका पूछा गया है, इसका एरिया पूछा गया है। सबसे पहली बात AMN जो है वो ये D हम कहते हैं इसको, ADC का हिस्सा है, आधा नहीं है लेकिन हिस्सा है। अगर ये भी एक ट्रायंगल होता तब तो ये और ये बराबर हो जाता, चूंकि ये वर्टेक्स हो जाता, लेकिन ये है ट्रायंगल और ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जैसे हम सोचेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे हमारा निकलेगा, पहले ADC का हम क्षेत्रफल निकाल लें। तो ADC का क्षेत्रफल हमारा कैसे आएगा, इसका बेस हमें मालूम है और हाइट भी हमें मालूम है। हाइट हमारा 3 है, बेस हमारा 2 है, तो एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ADC का क्षेत्रफल कितना हो गया 3 स्क्वायर यूनिट। ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल कितना हो गया 3 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ से देखिए ये तो 3 हो गया है, अच्छा ये और ये हमारा समान है, कौन कौन AM और MC। अब यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि अगर हम इसे ऐसे मिला दें, इसे अगर हम यहाँ से ऐसे मिला दें, देखिए ऐसे, तो 2 ट्रायंगल बन जाएगा। ध्यान दीजिए कौन 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 सा, AMD और DMC, ये 2 ट्रायंगल बन जाएगा और दोनों ही का क्षेत्रफल समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि दोनों का अगर हम पहले वाले ट्रायंगल का हम बेस AM लें और दूसरे वाले का बेस अगर हम MC लें तो दोनों का बेस समान हो गया। अच्छा दोनों के लिए हाइट कॉमन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले का अगर आप AMD का जो आप बेस AM ले लेते हैं तो हाइट क्या हो, मतलब वर्टेक्स इसका क्या हो जाएगा D, और यहाँ से जब आप AM पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यही गिरेगा। अच्छा यहाँ से MC पर भी परपेंडिकुलर यही गिरेगा। तो कॉमन वर्टेक्स और समान बेस होने पर क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर 2 ट्रायंगल है, हमने पहले भी बताया है, फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इन दोनों का बेस जिस अनुपात में होगा ना उसी अनुपात में एरिया होगा। क्यों, क्योंकि वर्टेक्स दोनों का समान है, कॉमन है, तो उस कंडीशन में हाइट दोनों का समान हो जाएगा। तो उसी तरह से AMD और MDC का क्षेत्रफल समान होगा, क्योंकि वर्टेक्स भी समान है और बेस भी दोनों का समान है। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर पूरा 3 है तो AMD जो है वो 1.5 हो जाएगा। AMD कितना हो जाएगा 1.5, एरिया ऑफ AMD इक्वल टू 1.5। अच्छा इसका हमें क्षेत्रफल मिल गया है, किसका, AMD का, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने है क्या क्या, इसे इस तरह से देखिए, AMN और N
एम डी, दो ट्रायंगल आप देखिएगा, ए एम एन और एन एम डी, दो ट्रायंगल। अगर पहले का हम बेस ए एन लें और दूसरे का बेस हम एन डी लें तो दोनों के लिए हाइट समान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों का हाइट कॉमन हो जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स उस कंडीशन में दोनों का क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। अगर हाइट समान हो जाएगा तो जिस रेशियो में हमारा बेस होगा उसी रेशियो में क्षेत्रफल होगा। ये तो हमें पता चल गया कि ए एम डी का क्षेत्रफल 1.5 है। अगर हमें ए एम एन और एम एन डी के क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाए तो हम 1.5 को उसी अनुपात में बांट देंगे, लेकिन इनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होगा जो ए एन और एन डी के लंबाई का अनुपात है। ठीक है, तो ए एन और एन डी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? दो तरीका हमने बताया है इस सवाल के लिए आपको। कब? सेंट्रोइड में। अब देखिए मास पॉइंट ज्योमेट्री भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रोइड का भी कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। सेंट्रोइड को का जो प्रूफ करने का जो हमने तरीका आपको बताया था कि 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को, वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ अप्लाई हो रहा है। और जो हमारा क्षेत्रफल है वो बेस के अनुपात में हो जाता है यदि हाइट हमारा समान हो, तो वो वाला भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ लग रहा है। मतलब इस सवाल में ये दोनों ही कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो हम करेंगे क्या? ए एन और एन डी का अनुपात निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? तरीका हमने आपको बताया। देखिए इसे हम मिटा रहे हैं, इसे हमने मिटा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक तरीका तो ये है कि एन एम के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए आप, और एक तरीका ये है कि मास पॉइंट ज्योमेट्री लगा दीजिए, जो अच्छा लगे। अब चलिए पहले मास पॉइंट ज्योमेट्री लगा करके देखते हैं। अगर ये है 3 और 2 के अनुपात में तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ कौन क्या हो जाएगा? 3। अगर आपने हमारा मास पॉइंट ज्योमेट्री का वीडियो नहीं देखा है तो सेंट्रोइड के लास्ट वाले में आपको मिल जाएगा। सेंट्रोइड का लास्ट या लास्ट बट 1 यानी लास्ट से जस्ट पहले वाला वीडियो में ये मिल जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अच्छा, ये और ये 1 और 1 के अनुपात में है तो इस पे और इस पे बराबर वेट होना चाहिए। तो अगर C पर 3 है तो A पर भी क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो हम A पे क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे दोनों का सम होता है, जो ये पॉइंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, 2, 5, और यहाँ पर क्या है? 3, यानी AN और ND का अनुपात क्या होगा? 5:3। ठीक है, दैट मीन्स हमारा AMN और NMD के क्षेत्रफलों का भी अनुपात क्या होगा? 5:3, यानी 8 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 1.5। तो वैल्यू आपको किसका पूछा है? AMN का ना, यानी 5 यूनिट का वैल्यू आपको बताना है। तो 1.5/8 गुना 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 7.5/8, 15/16, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, या फिर आप अगर मास पॉइंट ज्योमेट्री में आपको दिक्कत है, नहीं समझ पाए, आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है उसका वाला, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए। जब पैरेलल लाइन खींचिएगा तो ट्रायंगल CMB में BD और DC का जो अनुपात होगा वही MP और PC का अनुपात होगा, यानी ये 3 यूनिट अगर होगा तो ये 2 यूनिट होगा। अच्छा, तो इसके हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से, इसके कॉम्बिनेशन में AM कितना यूनिट हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। दैट मीन्स AM:MP:PC 5:3:2 होगा। अब जब वो 5:3:2 होगा, ये कहाँ गया रेड वाला पेन, कहाँ चला जाता है? तो ये भी आपका क्या होगा? 5:3 हो जाएगा, है ना। जिस रेशियो में AM और MP होगा उसी रेशियो में AN और ND हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। दैट मीन्स इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:3। ठीक है, तो फिर उसी तरह से हम बांट देंगे। 8 यूनिट का मान इतना, तो 5 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है। चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। गाइस, आज का जो भी हम सवाल ले रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए हम ये सारा सवाल लिए हैं कि आपके कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा और एक टेस्ट हो जाएगा कि जो कुछ हमने थ्योरी में बताया, ट्रायंगल के थ्योरी में,
उस पर कितना पकड़ है आपका, आपने उन चीज़ों का ठीक से रिवीजन किया है या नहीं, उस पर आपका कमांड हुआ है या नहीं, उसको आपने आत्मसात किया है या नहीं। ठीक है, तो उस नज़रिए से देखिएगा इन सवालों को। बाद बाकी सीजीएल का आज एक भी सवाल हमने नहीं लिया है, सारा सवाल इधर उधर का है, लेकिन सारा है कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, देखिए ये 12 है, ये 16 है। कहा गया है कि ये जो है ना, ये पूरा ये एक रेक्टेंगल है, मतलब ये अगर ए है, इसे हम बी कह लेते हैं, इसे हम सी कह लेते हैं, इसे डी कह लेते हैं, तो ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। अच्छा, इसमें इसके अंदर में एक आपको वृत्त बनाया गया है, इस रेक्टेंगल के अंदर में एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, अब वो वृत्त जो है उसका जो डायमीटर यानी व्यास जो है वो भी यहाँ पर है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल ए ये क्या है, ये पी हम इसे कह लेते हैं, चलिए, या एफ कह लेते हैं। एफ ए ई राइट एंगल ट्रायंगल का वो क्या है, हाइपोटेनस भी हो जाएगा, यानी कर्ण भी हो जाएगा। तो आपसे ये जो शेडेड रीजन है ना, रेड कलर वाला जो आपको दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। पहले आप खुद से प्रयास कीजिएगा जरूर सवाल को, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद देखिएगा यहाँ। ये देखिए शेडेड रीजन को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा एफ ए ई है, इसका क्षेत्रफल, और ये जो हमारा हाफ मतलब सेमी सर्किल जो है उसका क्षेत्रफल माइनस कर दें किसमें, पूरे वाले में, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल तो हम आराम से निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 यानी यहाँ रह जाएगा, 16 को काट देगा 8, 12 × 96, इसका क्षेत्रफल तो 96 हो जाएगा, है ना। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल AEF क्या हो जाएगा, 96। अब रहा बात कि सर्किल का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर ये 12 है, ये 16 है, तो हमारा FC क्या हो जाएगा, 20, 3 4 5, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, ये हमारा 20 हो जाएगा। FE अगर हमारा 20 है, तो इस सर्किल का, इस सेमी सर्किल का हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, यानी OE कितना हो जाएगा, 10। तो हम इस सर्किल का भी सेमी सर्किल का भी हम एरिया निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा बोलिए, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ये क्या हो जाएगा, πr²/2 πr² यानी 10²/2 मतलब 50 पाई। तो पूरे के क्षेत्रफल में आपको माइनस करना होगा 96 और 50 पाई को। एक गलती से ऑप्शन देना हम भूल गए थे। ऑप्शन देखिए इसका कितना बेहतरीन दिया है कि शायद आगे बनाना भी नहीं पड़े स्टूडेंट को। पहला ही ऑप्शन जो है वो है 192 - 50 पाई, और दूसरा जो ऑप्शन है वो 200 - 30 पाई है, 200 - 30 पाई है। तीसरा ऑप्शन 150 - 40 पाई। चौथा ऑप्शन 100 - 10 पाई। अब बताइए घटेगा तो हमेशा 50 पाई, 50 पाई घटेगा ही, और पाई तो कहीं मिलेगा नहीं, जब भी मिलेगा तो एक ही जगह मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं होगा कि एडजस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आगे सवाल अगर ऑप्शन ऐसा रहे तो आगे सवाल हम बनाएंगे भी नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो कि ऑप्शन हमारा ऐसा रहता, यहाँ भी 50 पाई रहता, तो दो जगह 50 पाई माइनस में हो गया, तो सवाल को बनाना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे इस सवाल को, अब हमारा ये दोनों तो निकल गया है, अब हमारा काम क्या है कि पूरा जो हमारा रेक्टेंगल है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको BF और DE निकालना पड़ेगा, ठीक है। और BF और DE भी नहीं निकालेंगे हम, देखिए कैसे क्या करते हैं। इस बात को आप समझिएगा, इस बात को समझिएगा।
कि सर्किल आगे गया होगा ऐसे, जैसे सर्किल तो बाहर निकल गया होगा, ऐसा तो है नहीं कि सर्किल ऐसे आया तो अंदर मुड़ जाएगा। अगर सर्किल बाहर ऐसे गया होगा तो क्या संभव है कि इस वर्टेक्स को टच किए बिना आगे से निकल जाता, या हो सकता है ऐसे आता सर्किल और पहले ही मुड़ के ऐसा चला जाता। आप अपना सेंस लगाइएगा, बताइए, क्या खुद से बताइएगा कि क्या ऐसा संभव है। ये दोनों कंडीशन में कोई कंडीशन हो सकता है, या सर्किल का जो पेरीमीटर है, यानी सर्किल का जो पाथ है वो वर्टेक्स ए से होकर के ही जाएगा। ये आप जरूर सोचिएगा। अभी अब हमारा जवाब सुनिए, पॉज करके सोच लिया आपने, नहीं सोचा तो सोच लीजिए और फिर मेरा जवाब सुनिए कि सर्किल जब भी जाएगा ना तो ये वर्टेक्स से होकर ही गुजरेगा। क्यों वर्टेक्स से होकर गुजरेगा? क्योंकि ये सर्किल का डायमीटर है, ये सर्किल का व्यास है, और व्यास के द्वारा 90 डिग्री का कोण जो है वो ना तो परिधि के बाहर बनेगा ना परिधि के अंदर बनेगा। बनेगा कहाँ पर? परिधि पर ही, यानी परिधि जो है इससे होकर के गुजर रही है। ठीक है। अच्छा, अब जब परिधि यहाँ से होकर के गुजर रही है तो AE क्या हो गया बताइए। ये अगर हमारा कंप्लीट सर्किल हम इमेजिन कर लें, कंप्लीट सर्किल हम आपको बना के दिखा रहे हैं, जबकि आपको बनाना नहीं चाहिए क्योंकि बनाने में आपका टाइम वेस्ट होगा। इमेजिन अगर हम कर लें कंप्लीट सर्किल को तो AE जो है वो क्या हो जाएगा? कोड यानी जीवा, है ना। अगर ये जीवा हो जाएगा बंधु तो यहाँ से डाला गया परपेंडिकुलर इसे 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी AE जो 16 था ये भी 8 रह जाएगा, ये भी 8 रह जाएगा। समझना मेरी बात को। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर इस पे डाल दें तो फिर ये भी 6 रह जाएगा और ये भी 6 रह जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 और यहाँ से लेके यहाँ तक, सोचो जरा। इस पॉइंट को हम P हमने नहीं लिया ना अभी तक, चलिए इसको हम P कह लेते हैं। BP का लंबाई कितना हो जाएगा ज़रा सोच के बताओ, पॉज करो और सोचो। ठीक है। BP का लंबाई 10 हो जाएगा, रेडियस के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब हम यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना, हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ, ये टचिंग पॉइंट है किसका किसका? सर्किल का और टेंजेंट का। इस पर अगर आप यहाँ से मिला दीजिएगा तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये हमने आपको बताया है, मेरे थ्योरी का क्लास बार बार आप कीजिएगा। ये हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री, और ये पहले से 90 डिग्री है ना। और ये हमने परपेंडिकुलर डाला था इसलिए ये भी 90 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अपने आप 90 डिग्री। दैट मीन्स BPO, और इसे अगर K कह लेते हैं तो BKOP एक रेक्टेंगल हो गया जिसमें आमने सामने की भुजा समान होगी। अब देखिए सवाल में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चूंकि लेवल का सवाल है थोड़ा, तो ये और ये जब समान होगा तो ये तो हमारा रेडियस है, OK हमारा रेडियस है, तो PV भी हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस के बराबर हो जाएगा। किसी भी आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है। तो PB अगर हमारा 10 हो गया, PA हमारा 6 हो गया, तो ये वाला साइड हमारा निकल गया क्या? 16। दैट मीन्स AB का लंबाई आपको निकल गया 16। उसी तरह से AD की भी लंबाई आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? देखिए, यहाँ से आप सीधा परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और ये तो 10 होगा ही, क्योंकि ये क्या है? टेंजेंट है। ये यहाँ पर देखने में भले ही थोड़ा सा, नहीं हाथ से कैसे बनेगा फिगर अच्छा से, लेकिन ये है क्या? टेंजेंट है। तो हम क्या करते हैं? लंब डालते हैं। हम टेंजेंट को, मतलब जो है यहाँ से टेंजेंट को मिला देते हैं, तो ये अपने आप क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण है ही, यहाँ 90 डिग्री का कोण है ही, यहाँ 90 डिग्री का कोण है ही। दैट मीन्स ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल अगर हो गया तो ये 10, तो ये भी 10, और जब ये 10 ये 8, तो AD हमारा क्या हो जाएगा? 18।
दैट मीन्स पूरा जो हमारा रेक्टेंगल है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 18 गुना 16। ठीक है, 18 गुना 16 माइनस ये क्या है आपका 96, और माइनस क्या 50 पाई। आपके दो ऑप्शन में 50 पाई माइनस में है, इसलिए हमको इतना काम करना पड़ा। हालांकि ऑप्शन में एक ही जगह था, लेकिन मान लो कि 2 या 2 से अधिक जगह रहे, तब हमें इतना काम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बच जाएगा 16 गुना 12 माइनस 50 पाई। अब तो कम से कम ये समझ में आ रहा है ना कि 100 नहीं हो सकता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी पूरा मल्टीप्लाई मत कर लेना, दिख रहा है ना कि 100 नहीं हो सकता है, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 6 दूना 12 2 हो भी रहा है। ठीक है, हाँ अब आपको ये लग रहा हो कि ये हमने कैसे किया, तो देखिए ये है 16 गुना 6 प्लस 16 गुना 12, इसको हमने इमेजिन कर लिया। यह है क्या 16 गुना 6 प्लस 16 गुना 12, कैसे 16 गुना, इसको हम क्या कह सकते हैं 12 प्लस 6, समझाने में टाइम लगता है। 12 गुना 16, 16 गुना 6, तो 16 गुना 6 क्या होता है 96, वो इससे ख़त्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा 12 गुना 16। ठीक है, आपको तकलीफ़ हो तो आप आराम से इसको मल्टीप्लाई करके 96 घटाइएगा, टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। एग्ज़ाम में कैसे हम टाइम को सेव करें ये कला आपको आनी चाहिए। ये सवाल आपका फिनिश हुआ। एग्ज़ाम में हम टाइम को कैसे सेव करें ये आर्ट आपको आना चाहिए, इसी पे तो वर्क करना है हमें। अगला सवाल में देखिए क्या है, बता दे रहे हैं। लिखा गया सवाल में कि पी क्यू बराबर क्यू आर, ठीक है, और एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल बी लिखा नहीं 90 डिग्री, लेकिन ये वाला सिंबल देखिए जो है ना ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर आमने सामने का ये दोनों कोण 90 होगा और ये दोनों समान होगा, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों 90-90, यानी ये क्या है वर्ग है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। एक ट्रायंगल के अंदर, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, समझिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड को टच करने वाला, तीनों साइड को टच करने वाला आयत तो असंख्य हो सकता है, अनगिनत हो सकता है, लेकिन वर्ग एक ही होगा। तो ये सवाल को पूछने का कई ढंग हो सकता है। इसमें पी क्यू और क्यू आर बराबर नहीं करके आपको ये भी कह सकता था कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 6 और दूसरी 8 है, मतलब परपेंडिकुलर 6, बेस 8 है, इस तरह से कहेगा। और फिर कहेगा कि वह वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, उस स्क्वायर का क्षेत्रफल बताइए जो त्रिभुज ए बी सी के तीनों भुजाओं को टच करता है, यानी जिसका वर्टेक्स ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि जिसके 4 शीर्ष तीनों भुजाओं को टच करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे लिखेगा कि ए बी सी के अंदर बने हुए सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। अब ए बी सी के अंदर तो बहुत सारा वर्ग बन सकता है ना, जैसे ये भी एक वर्ग ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सबको टच नहीं कर रहा है, इसलिए सबसे बड़ा नहीं है, ये छोटा है। इससे छोटा हो सकता है, सबसे छोटा नहीं बताया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा वही होगा जो तीनों को टच करेगा। तो कई तरह से सवाल पूछेगा। ठीक है, तो हर एक सवाल का एक ही सॉल्यूशन होगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पे जब वर्ग है ना तो पी क्यू और बी सी पैरेलल होगा, क्यू आर और ए बी पैरेलल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, इसके पैरेलल में ये आ जाएगा, इसके पैरेलल में ये आ जाएगा। उस कंडीशन में अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। मतलब दो ट्रायंगल आप देखिए, सबसे आसान तरीका हम बताते हैं, इसमें सिमिलर करके, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके वैल्यू निकाला जाता है। जैसे इसको अगर हमने ए मान लिया तो ये भी हमारा ए हो जाएगा, हमारा ए पी क्या हो जाएगा
AP हमारा 6 माइनस ए होगा। अच्छा, RC हमारा क्या होगा, RC हमारा 8 माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 8 है और BR हमारा A है ना, स्क्वायर का सारा साइड बराबर होता है। तो उस कंडीशन में इसे और इसे सिमिलर किया जाता है, थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। आप इसे और इसे सिमिलर नहीं करके क्या कीजिए, किसी एक छोटा को पकड़ लीजिए, यानी QRC को, और मेन ट्रायंगल यानी ABC को पकड़ लीजिए, और हाइट और बेस, क्योंकि वो दोनों भी तो आपका सिमिलर है। देखिए ये थीटा 90 अल्फ़ा, बड़े वाले में थीटा 90 अल्फ़ा, ये दोनों भी तो सिमिलर है। तो मेन ट्रायंगल यानी बड़ा वाला और छोटा वाला ट्रायंगल को पकड़ लीजिए। तो बड़ा वाला का हाइट और बेस किस रेशियो में, 6/8 के रेशियो में। छोटे वाले का हाइट A, बेस 8 माइनस ए। यहाँ से आपका A का वैल्यू आ जाएगा। A का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ से निकाल लीजिएगा 3, 4, दैट मीन्स 8 या 24 माइनस 3A बराबर 4A। तो A का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 24/7। एरिया क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला इसका आता है वो याद रखते हैं। फॉर्मूला होता है 6 × 8/6 + 8। किस चीज़ का, साइड का। किसके साइड का, इस स्क्वायर के साइड का। अब आप बात को समझ लेना। फॉर्मूला अभी तो बहुत आसान दिख रहा है, हम अपनी बात बता रहे हैं। हमारे साथ क्या होता है कि फॉर्मूला हमने भी याद किया था कभी, एग्ज़ाम में जब सवाल आया तो वहाँ पे हमको ये कन्फ्यूजन हो गया कि लो A + B ऊपर में होगा या A × B ऊपर में होगा। क्योंकि सिलेबस वास्ट है ना, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, GK GS भी है। तो वहाँ पे फॉर्मूला का ड्रॉबैक ये है कि यहाँ तो आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन वहाँ पर जाकर के आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि अरे A × B/A + B था या A + B/A × B था, इन दोनों में क्या था, ये वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो जब हमारे सामने एग्जाम में ये सवाल आया तो हमको लगा कि भाई अब इस गुत्थी को सुलझाने में जितना हमको टाइम लगेगा उससे कम टाइम में तो हम ये निकाल ही लेंगे। तो हम आराम से निकाल लेते थे इस चीज़ को, बहुत आराम से देखिए आ जाता है, कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने मेमोरी पर विश्वास है, अगर फोटोग्राफिक आपकी मेमोरी है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। हम लिख दे रहे हैं P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस बटा P + B। हाँ, कन्फ्यूजन सही है ना, थोड़ा मिला लेने दो, अभी भी हमको कन्फ्यूजन है। ये आपका क्या हो जाएगा 48/14, 24 दूना 48, 7 दूना 14, सही आ गया ना। ठीक है, यानी यही होता है P × B बटा P + B। इस चीज़ को आप अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, अगले सवाल में आ जाइए। या टाइम कितना हो गया ज़रा देख लेते हैं। टाइम अच्छा खासा हो गया है। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इस वीडियो को आप हमारे हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।